हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि महासागरीय जलधाराएँ लेकर आएँगे आप लोगों के लिए, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है महासागरीय जलधाराएँ, ठीक है? ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा कि जो भी छूटा है गर्म जलधाराएँ और ठंडी जलधाराएँ जो है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, वो चैनल को सबसे पहले क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप लोग सोशल मीडिया जो यूज करते हो वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, महासागर जलधाराएं, ज्वालामुखी, देशों के बीच जो समान सीमा रेखाएं हैं, इस 3 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे महासागर की जो जलधाराएं हैं, देन उसके बाद में ज्वालामुखी, उसके बाद में देशों के बीच जो सीमा रेखाएं हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों और इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आते ही दोस्तों। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कल हमने आपसे कहा था ना कि कल मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया था, तो मैंने कहा था कि मैं कल की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम करवाएंगे। तो आज हम यहाँ पर पहले थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे महासागर जलधाराओं के बारे में। महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म होती है और दूसरी होती है ठंडी। गर्म होती है और दूसरी होती है ठंडी, ठीक है? चलिए, तो पहले हम देखेंगे गर्म महासागरीय जलधाराएं, उसके बाद में ठंडी। तो गर्म के अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों? गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, अलास्का है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक धारा है, क्यूरोशियो है, भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा होती है, ब्राज़ील की धारा होती है, अगुलहास की धारा। अब ये सब जो धाराएं होती है वो किस स्थान पर होती है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, ऐसे याद तो होगा नहीं, तो इसलिए आप लोग ऐसे चार्ट बनाइए कि मतलब कि अपने रूम में जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पर आप लोग का, तो वहाँ पर आप लोग ऐसे चार्ट एक पेपर में, प्लेन पेपर में आप लिख करके इसको चिपका लीजिए कि आते जाते अगर आपकी नज़र एक भी बार पड़ेगी ना उस पर, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग ऐसे करोगे, इधर गर्म लिखोगे, गर्म, और इधर ठंडी। स्थान बहुत रेयर केस में, जैसे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये यहाँ तक डिटेल नहीं पूछा जाता। तो आप लोग इसे चार्ट में बना सकते हो। चार्ट में ऐसे बनाओगे दोस्तों कि एक तरफ गर्म लिखोगे, एक तरफ ठंडी। तो गर्म के अंतर्गत अलास्का हो गया, यहाँ पर अलास्का लिखोगे, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक धारा है, क्यूरोशियो है, ब्राज़ील की धारा, अगुलहास की धारा। और ठंडी के अंतर्गत कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है, फॉकलैंड है, बेग्यूला है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। तो ऐसे आप लोग जो है कि चार्ट बना करके, चार्ट के माध्यम से यहाँ पर गर्म लिख दीजिएगा और यहाँ पर ठंडी लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद अपने रूम में चिपका दीजिएगा, ठीक है? और इसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहले अलास्का। तो अलास्का दोस्तों, अलास्का के साथ उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर है। क्या है? तो अलास्का जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, ये स्थान अलास्का के साथ उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है, ठीक है? दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो है अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक धारा की बात करते हैं तो यूरोप के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है? और क्यूरोशियो की बात करते हैं तो जापान के पास उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर, जापान के पास उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर है। और भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की बात करेंगे तो वो है भूमध्य रेखा के साथ। ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, अगुलहास की धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में है। तो इतने जो है दोस्तों, सात दोस्तों यहाँ पर गर्म महासागरीय धाराएं हैं। कितनी हैं? 7 हैं। इन 7 के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद नहीं कर सकते तो मैंने कहा ना कि चार्ट में बना करके ऐसे प्लेन कॉपी में, प्लेन पेज में आप लोग बनाकर अपने रूम में चिपका लो, ठीक है? अब चलिए, अब देखते हैं ठंडी महासागरीय जलधाराएँ। जो ठंडी महासागरीय जलधाराएँ होती हैं वो हैं कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया जलधारा। ये कैलिफोर्निया के पास उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। हम्बोल्ट जलधारा दोस्तों, तो ये है पेरू के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? पेरू के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में है
हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की जो धारा है वो ठंडी है या गर्म है? तो हम्बोल्ट दोस्तों ठंडी जलधारा है। ओके, चलिए फॉल्कलैंड जलधारा की बात करते हैं तो वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फॉल्कलैंड जलधारा है। बेग्योला जलधारा की बात करते हैं तो अफ्रीका के पास दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी भारतीय महासागर, क्या होगा? दक्षिण पूर्वी भारतीय महासागर। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ओयासियो जलधारा, ये ठंडी है। ओयासियो जलधारा ये ठंडी जलधारा है। ये रूस के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। लेब्राडोर जलधारा की बात करते हैं तो उत्तर अटलांटिक महासागर में है। कैनाडीज जलधारा दोस्तों ये पश्चिमी सहारा के पास अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर है? पश्चिमी सहारा के पास अटलांटिक महासागर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये दोस्तों ठंडी और गर्म जलधारा को डिस्कस किया है ना। 7 गर्म जलधारा को हमने डिस्कस किया और 8 ठंडी जलधारा को। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं, वोल्केनो से क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए जो कोटोपैक्सी है दोस्तों, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में एंडस पर्वत पर है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। कैसी ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में, कहाँ पर है? इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। ओके, ये जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये समुद्र तल से 5,897 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से कौन है? तो कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एकांकागुआ। ये चाइल अर्जेंटीना सीमा दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों और ये विलुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ ये विलुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर है। यह ठीक है, ये है इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। अब बात करते हैं चिम्बोरांजो की बात करेंगे दोस्तों तो ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? चिम्बोरांजो स्थित। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है 5,896 मीटर। कितनी है? 5,896 मीटर। चलिए रेनियर की बात करते हैं तो ये वाशिंगटन यूएसए में है। ये भी सक्रिय है लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय है। लेकिन ये पहले सक्रिय था लेकिन वर्तमान में कैसा है? निष्क्रिय है। रेनियर जो है वो प्रेजेंट टाइम में निष्क्रिय है लेकिन पहले सक्रिय था। और ये यूएस की कास्केड श्रृंखला का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 4,395 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 4,395 मीटर ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं सेंट हेलेस, ये यूएसए में है दोस्तों और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये यूएसए की कास्केड श्रृंखला में स्थित है और यहाँ पिछली बार 1960 में फटा था। सेंट हेलेंस 1960 में फटा था दोस्तों और ये यूएसए की कास्केड श्रृंखला में स्थित है। सेंट हेलेंस भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों? अब बात करते हैं मोना लाओ के बारे में। मोना लाओ ये हवाई द्वीप में स्थित है और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी के लावे की सयांता सबसे अधिक होती है। यह पिछली बार 1984 में फटा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर ज्वालामुखी की बात करते हैं, देखिए पहले मैं इसको इरेज करके फिर से बताती हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो कोटोपैक्सी है, चिम्बोरांजो है और मोना लाओ है। एकांकागुआ भी है, ऐसा नहीं कि एकांकागुआ नहीं है। तो अगर सबसे पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से कौन सा है, तो वो है कोटोपैक्सी है। और ये कैसी ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर स्थित है। और अगर मोना लाओ की बात करते हैं तो हवाई द्वीप, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी के लावे की सयांता सबसे अधिक होती है। ये पिछली बार कब फटा था? तो ये पिछली बार 1984 में फटा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या एक दो बार ऐसे पढ़ लेंगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट है, एकांकागुआ, चिम्बोरांजो और मोना लाओ।
चलिए आगे देखते हैं, आगे ज्वालामुखी देखते हैं। स्ट्रोम्बोली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली। ये मेडिटेरियन महासागर में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सिसिली के उत्तरी तट पर स्थित है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं, तो कहाँ पर आते हैं? स्ट्रोम्बोली, मतलब कि सिसिली के उत्तरी तट पर स्थित है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो स्ट्रोम्बोली में, है ना। चलिए, किलिमंजारो ये भी इंपॉर्टेंट है, तंजानिया अफ्रीका में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्सी है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो वो है किलिमंजारो और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर, 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मेंट मेरा भी ये भी पूछते हैं, है ना, रेयर केस में। ये जावा द्वीप इंडोनेशिया, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी पिछली बार 2010 में फटा था, है ना। तो कब कब फटा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, बैरन द्वीप की बात करते हैं। बैरन भी इंपॉर्टेंट है, ये बैरन भारत में दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत वाला बैरन द्वीप, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भारत का केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है और पिछली बार 2016 में फटा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, विसुवियस की बात करते हैं, इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी कभी कभी फटता है ना, कभी कभी। तो विसुवियस कब फटता है दोस्तों? कभी कभी फटता है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? इटली में है। मेट एटना की बात करते हैं, यूरोप में है और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये बर्फ से ढका हुआ है ज्वालामुखी है और यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अफ्रीका का कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका का है किलिमंजारो, यूरोप का मेंट एटना है। यूरोप का कौन सा है? तो मेंट एटना है, अफ्रीका का किलिमंजारो है। सारे ज्वालामुखी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किया सारे ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन तो हर हाल में पूछते हैं, है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ही, है ना। ऐसे सीमा रेखाएं पूछ लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आप लोग भारत और चाइना वाला लगा दोगे, है ना। अगर भारत चाइना का पूछेंगे तो आप लोग भारत पाकिस्तान का लगा दोगे। तो इसको भी आज आप लोग अच्छे से आज पढ़ लोगे और आइंदा यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। प्रॉमिस करिए कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे पर आप गलत नहीं करोगे। चलिए, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। तो ऐसे याद कर लो ना, ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो कि पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी होती है। तो जब दुश्मनी होती ना, एक दूसरे से लड़ाई होती, तो क्या होता है? खून निकलता है। खून किस कलर का होता है? रेड होता है। तो रेड क्लिफ की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान हो गया। अच्छा भाई, डूरंड रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले दोनों के बीच की जो सीमा रेखाएं हो ना, वो डूरंड है। चलिए आगे देखेंगे भारत और चाइना की। तो मैकमोहन है भारत और चाइना मैकमोहन है और भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वां समानांतर है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा है। पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में अंडरनीस रेखा है। अंडरनीस रेखा किसके बीच में है? तो पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में है। रूस और फिनलैंड के बीच में मनरहीम रेखा है। कौन सा है? मनरहीम रेखा दोस्तों रूस और फिनलैंड के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनाट रेखा है। कौन सी है? मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में दोस्तों एक और है सिगफ्रिड रेखा और मैगिनाट रेखा और सिगफ्रिड रेखा दोनों हैं। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वां समानांतर रेखा है। 24वां तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 18 है। 18वां समानांतर है ना। 18वां समानांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में है। और 17वां की बात करते हैं तो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम है। अगर 49वां समानांतर की बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा के बीच में, किसके बीच में? यूएसए और कनाडा। अगर 49 की बात करते हैं, 49 तो यूएसए है दोस्तों, यूएसए और कनाडा, है ना। यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वां, है ना। और 17वां की बात करते हैं तो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 18वां की बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 24वां की बात करते हैं दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
तो ये सारे रेखाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर साथ स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग एक बार लिख लोगे ना तो वो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना लिख लो। चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों? सबसे पहले हमने धारा देखा, महासागरीय जलधाराएँ, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा? ज्वालामुखी देखा। क्या देखा? ज्वालामुखी को डिस्कस किया। देन उसके बाद में सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं को हमने डिस्कस किया। अब चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई क्वेश्चन है उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में ध्रुवीय क्षेत्र की बहने वाली प्रमुख महासागरीय धारा है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों, निगेटिव पूछा गया है, आपको बताना है निगेटिव दोस्तों। बताइए। गर्म धारा का गर्म पानी पश्चिम प्रशांत तट के प्रवाल चट्टानों को बनाए रखता है, या ध्रुवीय क्षेत्र की ओर गर्म उष्णकटिबंधीय पानी को ले जाती है। यह धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के मौसम का एक प्रमुख कारक है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बहने वाली प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गल्फ धारा का गर्म पानी पश्चिम प्रशांत तट के प्रवाल चट्टानों को बनाए रखता है। ऑप्शन ए गलत है, तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो इसका निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, निगेटिव ही पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्रदान करता है? गर्म जलधारा होगा, वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, ठंडी धारा क्षेत्र, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। वे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वे क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अल नीनो फिल इन द ब्लैंक्स के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया है। कोलंबिया, पेरू, चिली, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए, अल नीनो किसके तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों पेरू। क्या नाम है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेरू नाम है, पेरू है ना। अल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, जब सूर्य और चंद्रमा केंद्र में पृथ्वी के साथ एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है ना। 7 दिन का अंतराल होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये निगेटिव है दोस्तों। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, कल हमने डिस्कस किया था ना कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब लघु ज्वार नहीं आता बल्कि बृहद ज्वार आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और जब सूर्य और चंद्रमा केंद्र में पृथ्वी के साथ एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब बृहद ज्वार नहीं आता बल्कि यहाँ पर लघु आता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया ना। चलिए देखते हैं। उच्च ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। दूसरा है निम्न ज्वार को निप ज्वार भी कहा जाता है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल हमने दोस्तों डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? लहर कहलाता है, सुनामी, या फिर धारा, या फिर ज्वार भाटा? बताइए क्या कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन डी हो जाएगा ज्वार भाटा। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? क्यूरोशियो होगा, हम्बोल्ट धारा है, कैनरी धारा है, या फिर लेब्राडोर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है? ठंडी धारा कौन सी? ब्राज़ील है, गल्फ है, जापान है, फॉकलैंड है? बताइए। ठंडी पूछा गया दोस्तों, ब्राज़ील गर्म है, गल्फ भी गर्म है, जापान भी गर्म है, और ठंडी है फॉकलैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठंडी पूछा गया ना, ठंडी डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बड़ी लहर होता है, समुद्री लहर होता है, ज्वार की लहर होती है, या फिर चक्रवाती लहर? सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री लहर। क्या होता है? समुद्री लहर। सुनामी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समुद्री लहर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा है, कनारी धारा है, अगुलहास है, या फिर क्यूराइल धारा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अगुलहास धारा। क्या हो जाएगा? अगुलहास धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है? गर्म धारा पूछा गया है, कैनरी करंट है, लेब्राडोर है, क्यूरोशियो है, या फिर कुरिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा क्यूरेशियो धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आमतौर पे बसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच में कितने दिन का अंतराल होता है? 7, 2, 4, 9? इसको हमने डिस्कस किया था दोस्तों अभी। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 दिन का, है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आमतौर पर बसंत मतलब कि ज्वार और मंद लघु ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतराल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो फिलिंदा ब्लैंक्स के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? कोलंबिया, पेरू, चिली, या फिर बोलीविया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। चलिए आगे देखते हैं। अल नीनो क्या है? एक गर्म महासागरीय धारा है, समुद्री तूफान है, उष्णकटिबंधीय अव्यवस्था है, या फिर आंधी का दूसरा नाम है? अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है दोस्तों? अल नीनो दोस्तों एक गर्म महासागरीय धारा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है? निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है? फ्लोरिडा धारा है, नॉर्वेजियन धारा है, इर्मिंग धारा है, या फिर कैलिफोर्निया धारा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। ठंडा महासागर कौन सा है? कैलिफोर्निया धारा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को आप लोग क्या करोगे? लाइक करोगे और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। देखिए हमने NCERT सीरीज हम कंटिन्यू चला रहे हैं दोस्तों। हमने क्लास 6 की NCERT ख़त्म कर दिया है, क्लास 7 की स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 7 की हमने आज 5th चैप्टर पर है ना, 5th चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों आज। तो आप लोग सारे क्लास को मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे क्लास को देख सकते हो। और अगर आपका दिल करता है ना, करता नहीं, करना चाहिए, आप लोग 60 नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो जो थ्योरी क्लासेस हैं, देखिए दोस्तों हमने जैसे कि थ्योरी क्लास आपको प्रोवाइड की, तो वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट है, उसको आप लोग प्लीज़ एक नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में रिवीजन का बहुत अच्छा मतलब आपके लिए बहुत अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी। हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग एक 60 नोट्स बना लीजिए। जब भी मेरी क्लास देखिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अच्छे से उसको 60 नोट्स बना लीजिए, है ना। ये सारी मतलब कि फिर मैं कहती हूँ ना कि आपकी ज्योग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 में से 10 आप करके आओगे, 10 में से 10 करके आओगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग मिस मत करो। ये क्लास NCERT की बुक को आप लोग फॉलो करो, और NCERT सीरीज हमने चलवाया है इसीलिए।
तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करो, ठीक है, और बिना स्किप किए हुए सारी क्लास को देखा करो। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।